नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 395 CRPC रेफरेंस टू हाई कोर्ट, एंड नाउ इट हैज बिकम सेक्शन नंबर 436 ऑफ द BNSS। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो इज देयर एनी चेंज? ओनली स्मॉल चेंज। क्लॉज 2 में MM की पोस्ट क्योंकि हटा दी गई है, MM वर्ड है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट has been now deleted from the clause 2, otherwise there is no change। सेम अंडरस्टैंडिंग करनी है जैसे कि आपने CRPC में करते हैं वैसे ही BNSS में करेंगे आप लोग, एब्सोल्युटली नो चेंज। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 30। चैप्टर नेम इज व्हाट? 30, एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। चैप्टर 30 डील्स विद द रेफरेंस एंड रिवीजन। क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल बी आस्क्ड reference and revision. Reference and revision are in chapter 29, 30, 31, 32. So name of the chapter becomes very important for you. See, prelims में छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं आप लोगों से। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन हैं इन्हें कहते हैं गुगली क्रिकेट में, कि अचानक स्पिनर था लेकिन उसने कुछ दूसरे तरीके से बॉल, यू आर सरप्राइज्ड। आपने सब कुछ कर रखा है, रेफरेंस रिवीजन के सारे सेक्शंस पढ़ रखे, कॉन्सेप्ट याद कर रखे, बट आपने चैप्टर नंबर याद नहीं रखा, क्वेश्चन वहां से आ गया। तो ऐसी गलती हम लोग नहीं करेंगे। तो इस चैप्टर को याद रखिएगा, दिस चैप्टर इज 30 रेफरेंस एंड। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर भूल भी जाऊं आपको, तो कम से कम आपको ये याद रखना चाहिए कि कौन से चैप्टर में कौन के प्रोविजन है वो रट लीजिएगा। CRPC के चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर में ट्रायल है, कौन से चैप्टर में अपील का है, कौन से चैप्टर में रेफरेंस रिवीजन है, इस तरीके के चैप्टर्स की संख्या आपको पता होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स। ना आपसे मेन से पूछे, ना ही ऐसे कुछ सिली क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछा जाए, बट फॉर प्रीलिम्स चैप्टर नंबर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, बढ़े आगे। सो प्लीज गो टू सेक्शन 395। व्हाट इट सेज, please see, where any court is satisfied that a case pending before it involves a question as to the validity of any act, ordinance or regulation. Please see the language. Which court? Any court. कौन सी court? Any court. Because मैं क्यों कह रहा हूं, please go to 395 clause 2. 395 clause 2. The opening words are a court of session or a metropolitan magistrate may. So you will see 395(2) is not a general clause. It is confined and limited only for the purpose of court of session or metropolitan magistrate. So this is the difference in the language of 395 clause 1 and 395 clause 2. The opening words of 395(2) are what? A court of session और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। आप सब लोग हाईलाइट कर रहे हैं ना? नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने मेरे चैम्बर में रख दीजिए, मैं सबको हाईलाइट करके दे दूंगा। ठीक है, नहीं तो खुद कर लीजिए। सो आई अगेन कम टू 395 फर्स्ट। क्यों है इंपॉर्टेंट ये लाइन? आप समझ गए क्यों इंपॉर्टेंट लाइन है? व्हेन एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट, व्हाट इज द सेटिस्फैक्शन? ए केस पेंडिंग बिफोर इट इन्वॉल्व्स ए क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई विल कंपेयर इट विद 395(2) अगेन। सो प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, किसी अधिनियम की वैधानिकता, कि ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। इट इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और नॉट। सेम रूल इज ऑर्डिनेंस, समझे? ऑर्डिनेंस या कोई रेगुलेशन। ये तो हुआ पूरे एक्ट के लिए, होल ऑफ द एक्ट, वैलिडिटी ऑफ द होल ऑफ द एक्ट, वैलिडिटी ऑफ द होल ऑफ द ऑर्डिनेंस, वैलिडिटी ऑफ द होल ऑफ रेगुलेशन, या और ऑफ एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन। देयर में बी द क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी ओनली ऑन द प्रोविजन ऑफ दैट। पूरा एक्ट की वैलिडिटी नहीं है, पूरा एक्ट सही हो सकता है, उसके किसी खास सेक्शन, कुछ खास धारा की जो वैधानिकता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाओ। तो दोनों ही केस हो गए। द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस।
एंड इट इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस कि पहले वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन डिटरमाइन होना चाहिए। आई बात समझ में नहीं आई? तो हाईलाइट करते आ रहे हैं इसे। कौन सी कोर्ट? एनी कोर्ट। क्या संतुष्टि है, क्या समाधान हो चुका है कोर्ट को कि किसी अधिनियम, ऑर्डिनेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अध्यादेश, और रेगुलेशन को विनियम। एक्ट को बोलते हैं अधिनियम। किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम, तो वो हुआ संपूर्ण एक्ट के लिए कि पूरा पूरा एक्ट इनवैलिड है, पूरा पूरा ऑर्डिनेंस इनवैलिड है और पूरा पूरा रेगुलेशन इनवैलिड है। यह भी सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 क्या हो सकती है कि पूरा एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन इनवैलिड नहीं है, उसका कोई प्रोविजन इनवैलिड है। तो दोनों ही सिचुएशन में सेक्शन 395 लागू होगा। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। सेकंड क्या बात है? डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस। जो केस पेंडिंग है कोर्ट के सामने, उसको डिस्पोज करने के लिए यह जरूरी है कि उस एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन की वैलिडिटी को पहले डिटरमाइन किया जाए कि ये वैलिड भी है या नहीं है। कैसे हो सकता है? सपोज कीजिए आप पर ट्रायल चल रहा है, यू आर बीइंग ट्राइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट। नाउ कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन कि दिस एक्ट इज इटसेल्फ इज कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट वैलिड। तो अगर वो एक्ट ही अपने आप में वैलिड नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज है उसकी, ऑलरेडी लग रहा है कोर्ट को, तो फिर आप पर ट्रायल चलने का क्या मतलब रहा? आप समझ रहे हैं इस बात को? नहीं। सो दिस इज कैसे हो सकता है? मान लीजिए सपोज कीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 डील्स विद द पोस्ट फैक्टो लॉज कि वो क्या कहते हैं कि अगर किसी भी कार्य को, किसी भी एक्ट को आप कर रहे हैं, तो अगर उसी समय वो अपराध होगा, जिस समय वो कार्य किया गया है, तब तो उसके लिए आप अकाउंटेबल होल्ड किया सकते हैं। आप बैक डेट से आप उसको ऑफेंस डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार आती है, वो कहेंगे जी अब कोचिंग देना और कोचिंग लेना दोनों अपराध माने जाएंगे। सही है? और ये कब से? 6 मंथ बैक से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। तो उसका मतलब ये कि मैं भी और आप सब अपराधी हो गए। ऐसी सिचुएशन को रेट्रोस्पेक्टिव क्रिएशन ऑफ द ऑफेंस को आर्टिकल 20 क्लॉज 1 प्रोहिबिट करता है। आई बात समझ नहीं आई है? नाउ एक्ट बन गया, उसकी वैलिडिटी अभी तक चैलेंज नहीं हुई है कहीं पर भी, और अंडर दैट एक्ट आई एम बीइंग ट्राइड, यू आर बीइंग ट्राइड। अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि यार ये तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैसे इन्होंने एक ऑफेंस क्रिएट कर दिया। तो फॉर द डिस्पोजल ऑफ केस अगेंस्ट मी और अगेंस्ट यू, द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और वैलिडिटी ऑफ दैट एक्ट इज मस्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ दैट एक्ट इज मस्ट, कि वेदर अंडर विच, जिस एक्ट में हम ट्रायल चला रहे हैं, वेदर दैट एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन इज वैलिड और नॉट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? या सपोज कीजिए किसी भी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन का उसमें ये प्रोविजन दे रखा हो कि एनी वन गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस मे बी ट्राइड इवन इन हिज एब्सेंस, है कि नहीं है? देन देयर इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, बिकॉज आर्टिकल 14 में क्या कहता है? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 14, कि ऑडी ऑल्टरम पार्टम, दूसरे पक्ष को भी सुनो। अगर किसी एक्ट का एक सेक्शन ये कहता है कि इस व्यक्ति को आप ट्रायल कर सकते हैं, कोचिंग देने वाले या कोचिंग लेने वाले व्यक्ति को बिना उसको बुलाए, उसकी एब्सेंस में भी मुकदमा दर्ज कीजिए, सजाएं सुनाई जा सकती है, उसके एब्सेंस में भी एविडेंस लिया जा सकता है। नाउ हियर अगेन कोर्ट में बी ऑफ द ओपिनियन कि दिस वन ऑफ द सेक्शन इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, दिस इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वैलिडिटी ऑफ दिस सेक्शन इज डाउटफुल। अब समझ में आ गई आपको नहीं बात? ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो प्लीज रेज हैंड कि कैसे कैसे सिचुएशन हो सकती हैं। अब नाउ आई अगेन रीड दिस सेक्शन। वेयर एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट a case pending before it involves a question as to the validity of any act, ordinance or regulation, or
ऑफ एनी प्रोविजन कंटेंट इन एन एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन। यहां तक समझ में आ गया? द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, एंड इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन और प्रोविजन इज इनवैलिड और इनऑपरेटिव। तो क्वेश्चन ही नहीं है, द कोर्ट इज डिटरमिन्ड, कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन कि दिस इज इनवैलिड और दिस इज इनऑपरेटिव, लेकिन बट हैज नॉट बीन सो डिक्लेयर्ड बाय द हाई कोर्ट टू विच दैट हाई कोर्ट इज सबऑर्डिनेट और बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये इनवैलिड या इनऑपरेटिव तो है इन माय ओपिनियन, बट हैज नॉट बीन सो डिक्लेयर्ड बाय द हाई कोर्ट और बाय द सुप्रीम कोर्ट। आई बात समझ में नहीं आई है? तब क्या होगा? द कोर्ट शैल स्टेट ए केस setting out its opinion and the reasons therefore and refer the same for the decision of the high court. So this is the question of prelims कि then this court shall refer the case to which court? High court. तो reference किसको गया? High court को गया। कौन से सेक्शन में गया? 395 में गया। ये सभी क्वेश्चन प्रीलिम्स के हैं। कब हैं? When the court is of the opinion that the act is inoperative or invalid and it is not so, has not been so declared by the high court or supreme court and the determination of validity is necessary for the disposal of the case। समझ रहे हैं बात? इन सभी पॉइंट को आप लोग जी जान से भूलेंगे, है कि नहीं है? कभी याद नहीं करेंगे इनको, ये याद करेंगे, एक एक पॉइंट को याद करेंगे, आप मत भूलिएगा। एंड 395 को प्लीज विथ फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसको एग्जैक्ट लैंग्वेज में याद कीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, it is very important for your mains as well, it is very important for your interview as well। ठीक है, तो किसको रेफर होगा? हाई कोर्ट को होगा। और देखो लैंग्वेज क्या है? द हाई कोर्ट शैल स्टेट ए केस, द कोर्ट शैल स्टेट ए केस सेटिंग आउट इट्स ओपिनियन एंड द रीजंस देयरफॉर। पूरा का पूरा केस समझाएंगे, फैक्चुअल स्टोरी समझाएगी कोर्ट कि ये फैक्ट है, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट दिस एक्ट और दिस प्रोविजन इज इनवैलिड और इनऑपरेटिव। क्यों इनऑपरेटिव है? देन इट विल बी सेंड टू द हाई कोर्ट। समझे कि नहीं? तो रेफरेंस का मतलब यह है, तो 395 क्लॉज 1 में द केस इज रेफर टू हाई कोर्ट। व्हाई? बिकॉज इन द ओपिनियन ऑफ द रेफरिंग कोर्ट द एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन और एनी प्रोविजन ऑफ सच एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन इज इनवैलिड। नहीं है कि नहीं है? एंड हैज नॉट बीन सो डिक्लेयर्ड। तो इन सब बातों को एनी कोर्ट 395(1) रेफर टू हाई कोर्ट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। इन दिस सेक्शन रेगुलेशन मीन्स एनी रेगुलेशन एज डिफाइंड in the general clauses act 1897 189 1 plus 8 equal to 9 1897 और in the general clauses act of a state। इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिए रेगुलेशन का मीनिंग क्या होगा। इंपॉर्टेंट ये है, दिस स्लाइड को देख लीजिए आप ये और दिमाग में बिठा लीजिए ढंग से। कैसे? एनी कोर्ट क्या इज सेटिस्फाइड, क्या वैलिडिटी ऑफ क्या एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन। देखिए अलग अलग कलर में दिखाया है क्योंकि मुझे पेंटिंग का बहुत बड़ा शौक है। ऐसा नहीं है, पेंटिंग का शौक नहीं है। कलर क्यों किया अलग अलग? ताकि आप लोगों को ढंग से ध्यान रखे कि कौन कौन से फ्रेजेस को, कौन कौन से वर्ड्स को इस सेक्शन में यूज किया गया है। एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन या एनी प्रोविजन कंटेंट इन। सही है? किसमें? ए केस पेंडिंग बिफोर इट इन्वॉल्व्स ए क्वेश्चन एज टू दिस। कोर्ट के सामने, कोर्ट सेटिस्फाइड क्या है कि कोर्ट के सामने जो केस पेंडिंग है उसमें किसी को एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन या किसी उसके प्रोविजन की वैलिडिटी क्वेश्चन है। और ये कैसा है? द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी। क्यों? डिस्पोजल ऑफ केस के लिए। कोर्ट का सेटिस्फेक्शन क्या है? दिस इज इनवैलिड और ऑपरेटिव बट नॉट बीन सो डिक्लेयर्ड। किसके द्वारा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब तो ध्यान रहेगा, सब कुछ पढ़ा दिया, डिफरेंट तरीके से मैंने इसको ब्रेक करके आपको दिखा दिया। सही है साहब? अब बढ़ते हैं सेकंड क्लॉज पर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डिफरेंस क्या है। 395(1)
395(2) में डिफरेंस है एंड यू विल माइंड इट, एंड बहुत इतने डिटेल में कोई ना पढ़ता ना कोई पढ़ाता, मैं करा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग ढंग से याद कर लीजिएगा। इसमें क्या, इट इज नॉट एनी कोर्ट, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द कोर्ट ऑफ सेशन और ऑन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ए कोर्ट ऑफ सेशन और ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में इफ इट और ही थिंक्स फिट, देखो कैसे बारीकी से लैंग्वेज यूज करते हैं। इफ इट का मतलब कोर्ट ऑफ सेशन, और ही का मतलब मजिस्ट्रेट, थिंक्स फिट in any case pending before it or him to which the provisions of subsection do not apply. It means what? जहां पर सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा वहां पर 2 अप्लाई होगा। सबसेक्शन 1 कहां पर अप्लाई हो रहा था? Where validity of the act or its provision was questioned. सब क्लॉज 1 में what was in question? Validity, वैधता। यहां पर अदर क्वेश्चंस हैं, इट इज नॉट रिलेटेड टू द वैलिडिटी, समझे आप? रेफर फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, प्लीज हाईलाइट दिस पोर्शन, दिस इज द रेफरेंस ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग इन हियरिंग ऑफ सच केस। उस केस की हियरिंग में यदि कोई विधि का प्रश्न सामने आ जाता है, खड़ा हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और वैलिडिटी ऑफ द एक्ट में अंतर है। आई बात समझ में? एक तो ये क्वेश्चन हुआ कि ये एक्ट अपने आप में इनवैलिड है, वो उसकी वैधता पे क्वेश्चन मार्क है, उसके अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लग गया एक्ट 391 में 5(1) में क्लॉज में कि दिस इज इनवैलिड, द एक्ट इज इनवैलिड, द प्रोविजन इज इनवैलिड, तो दैट इज कन्फाइंड। 395(1) में वो जो स्कोप है वो लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है? दैट इज रिलेटेड टू ओनली टू द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट। यहां पर क्या है? दिस इज एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ नॉट रिलेटिंग टू द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट। अगर वैलिडिटी ऑफ एक्ट होगा तो कहां चला जाएगा? 395 क्लॉज 1 में चला जाएगा वो। इसलिए लैंग्वेज क्या है इन्होंने? टू विच द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन डू नॉट अप्लाई। समझ रहे हैं आप? कर लेंगे। देखो मैं पूरे दमखम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप भूलना उसी मेहनत से, है ना? ठीक। सो प्लीज सी दिस स्लाइड। कोर्ट ऑफ सेशन, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इफ इट, जो यूज क्या गया वर्ड इफ इट, दैट इज फॉर कोर्ट ऑफ सेशन के लिए। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही थिंक्स फिट, यानी कोर्ट ऑफ सेशन थिंक्स फिट और द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। एंड प्लीज सी दिस इज नॉट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नो मेंशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इट इज द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिस इज नॉट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है? तो दिस इज द क्वेश्चन। दिस सेक्शन इज confined to court of session और metropolitan magistrate things fit। अगर इनको फिट तो क्या करेंगे? रेफर किसे क्या करते हैं? एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, कहां? फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है? किसे रेफर करेंगे? कोर्ट ऑफ सेशन रेफर करेगी या मेट्रोपॉलिटन रेफर करेगी? किसे करेगी? क्वेश्चन हाई कोर्ट को करेंगे। क्या करेंगे? एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। सही है? कौन सा? इन एनी के to which the provisions of subsection 1 do not apply। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे आप लोग। कर लेंगे? तो दिस इज 395(2). प्लीज सी दिस 395(3). आपको इस तरीके से आपके बैरक में नहीं मिलेगा, तो समझिए। एनी कोर्ट, ठीक, मेकिंग ए रेफरेंस टू द हाई कोर्ट इधर अंडर सबसेक्शन 1 और अंडर सबसेक्शन 2। सही है? वो रेफर करिए तब क्या क्या कर सकती है? एनी कोर्ट मेकिंग ए रेफरेंस टू द हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 और अंडर सबसेक्शन 2 क्या कर सकती है? ईदर कमिट द एक्यूज टू द जेल, या तो जेल भेज सकती है एक्यूज को, और रिलीज हिम ऑन बेल टू अपीयर व्हेन कॉल्ड अपॉन पेंडिंग द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट देयर ऑन। ये 395(3) इज डीलिंग विद द सिचुएशन कि भैया तुमने कोर्ट, हाई कोर्ट को तो भेज दिया, चाहे 1 में भेजा मैटर चाहे 2 में भेजा, लेकिन अगर मैं एक्यूज हूं, मेरा क्या
भाई हाई कोर्ट तब डिसाइड करेगी मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा ट्रायल तो रुक गया। तो हाई ये क्या करेगी, कोई भी कोर्ट क्या कर सकती है, भाई साहब जाओ जेल, कोई बात नहीं, इधर कमिट द अक्यूज टू जेल, या लगता कि नहीं जेल वाला मैटर नहीं है तो रिलीज हिम ऑन बेल टू अपीयर व्हेन कॉल्ड अपॉन। तो दिस इज सेक्शन व्हाट 395 थर्ड। बेल हो सकती नहीं हो सकती, 395 थर्ड में भी बेल हो सकती है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि बेल के प्रोविजन जो 436 ऑनवर्ड शुरू होते हैं वहीं पर बेल होती है। नो, इवन इन केस ऑफ 395 3 बेल भी हो सकती है व्हेन द मैटर इज रेफर टू हाई कोर्ट। यहां से क्वेश्चन प्रीलिम से बनता है और यहीं से क्वेश्चन आपका इंटरव्यू का भी बनता है, समझे कि नहीं आप, है ना। दिस इज द अक्यूज कैन बी रिलीज ऑन बेल अंडर सेक्शन 395 3 एज वेल व्हेन द मैटर इज रेफर टू हाई कोर्ट either under sub clause 1 or under sub clause 2। चलिए गुड, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, दिस इज 395 सेक्शन 1 320 सबसेक्शन 1 2 एंड सबसेक्शन 3। तो बेल भी हो सकती है, कमिटल टू जेल भी हो सकता है उसको। एनी कोर्ट का मतलब यहां पर है कि सब क्लॉज 1 में तो कोई सी कोर्ट भी हो सकती थी, और सब क्लॉज 2 में क्या है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन, कोई भी कोर्ट। मामला जगह सेशन कोर्ट के सामने है, उन्होंने मैटर कर दिया रेफर हाई कोर्ट को, तो तब तक एक्यूज का क्या हो सकता है, दो ही परिणाम हो सकते हैं। आपने देखा होगा ना सीरियल ऑफिस दो बातें हो सकती हैं, या तो जेल या बेल, ठीक। तो इधर कमिट द एक्यूज टू जेल और रिलीज हिम ऑन बेल टू अपीयर व्हेन कॉल्ड अपॉन टू, कि भाई जब तुम्हें बुलाया जाएगा तब तुम आ जाना, तब तक तुम बेल पे रहो, जुबान पे रहो, ठीक। कर लेंगे सब। तो दिस इज 395 कंप्लीट। लेकिन आप ध्यान क्या रखेंगे, 395 1 एंड 395 2 का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये जरूरी नहीं है कि रेफरेंस हमेशा वैलिडिटी पर ही हो। 395 1 में वैलिडिटी के क्वेश्चन पर होगा, 395 2 में दिस में भी एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। और यही टेक्निकलिटीज है जहां पर आपको आपके इंटरव्यूअर आपको फंसा सकते हैं कि क्या केवल ऑन द क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी ऑफ उसमें होगा। नो, इन केस ऑफ 395 2 इट मे बी एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। बस शर्त यह है कोर्ट कौन सी है, कोर्ट ऑफ सेशन, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सही है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है जी, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आई बिलीव यू लाइक द लेक्चर, आपको पसंद आया होगा लेक्चर, and if it is so, please do the same thing, like the video, share this video, and please leave your comment, and thereafter please listen me very very carefully। देखिए जनरली आप जब एग्जाम सेंटर में बैठे होंगे तो what you try to recollect, right? आप कोशिश करते हो याद करने की, याद आ जाए कोई कुछ भी जो सेक्शन चाहिए, कोई केस लॉ चाहिए। You should try this thing at home before going to the exam center। आज ही अपनी आंख बंद करके टेस्ट कीजिए, आपको कौन कौन सा चैप्टर कौन कौन सेक्शन याद है, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में, कितना आपने पढ़ लिया, कितना कोर्स कवर कर लिया, लेकिन आपको कितना आता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट क्लोज योर आइज एंड गिव योर सेल्फ ए टास्क। सेक्शन नंबर 320, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन 5, सेक्शन 5 में क्या था, ऐसे। अगर आपको प्रॉपर तरीके से याद आ रहा है, इट मीन्स आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर वैसा नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स डोंट लूज हार्ट, यू नीड मोर एंड मोर रिवीजन। तो ये टेस्ट आप लगातार करते रहिए अपने आप से, और आप देखेंगे आपके जो एफिशिएंसी के लेवल है बहुत बढ़ जाएगा आगे वो। इट विल ग्रो ऑलवेज विद पैसेज ऑफ टाइम, बट कंसिस्टेंसी बना कर रखिए। ऐसा नहीं है आज करा कल नहीं करा फिर परसों किया, फिर गैप्स नहीं होना चाहिए, लगातार पढ़ना है आप लोगों ने। तो कर लेंगे आप विद दीज वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।